जो विकास पढ़ रहे थे, जनरल वे में हमने एक जान लिया कि विकास क्या होता है, विकास के सिद्धांत क्या है, विकास का स्वरूप क्या है। इस सब के बारे में हमारा लगभग एक परफेक्शन कहते हैं, जो व्यू कहते हैं, आउटलाइन कहते हैं, वो सब अपना कंप्लीट है। अब बात करें इसमें अनुवांशिकता जो है, हेरिडिटी है, इसकी बात करते हैं। अनुवांशिकता का प्रभाव विकास पर क्या पड़ता है, ठीक है ना, या विकास पे अनुवांशिकता का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ देखा जाए अनुवांशिकता और वातावरण, तो सामान्यतः हम सभी जानते हैं कि भाई विकास जो है वह केवल ना तो अनुवांशिकता के द्वारा प्रभावित होता है पूर्णतः, और ना ही वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है। लेकिन भाई अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ इसमें से मानते हैं कि केवल और केवल अनुवांशिकता के कारण विकास प्रभावित होता है, या विकास पर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वह किसका पड़ता है। इसमें आ जाते हैं कौन इसको बताने वाले, सबसे पहले तो जो अनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं, कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल। हालांकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जितनी भी बातें कही थी वह सभी पौधों के परिप्रेक्ष्य में सही साबित होती हैं, और इसी बात को लेकर इनकी क्या हुई थी, आलोचना हुई कि भाई आप कहते प्रयोग जितने किए हैं वह किए तो किस पर हैं, पौधे पर, और आप उनका जो रिजल्ट है, परिणाम है, प्रभाव है, वह किस पे दर्शा रहे हो, मानव पर अप्लाई कर रहे हो। तो ये आपकी पहले तो उचित बात नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे और मानव में विकास में बहुत अंतर होता है, अलग अलग है। दूसरे आते हैं यहीं पर अनुवांशिकता में वुडवर्थ महोदय आ जाते हैं। वुडवर्थ आते हैं तो वुडवर्थ कहते हैं अनुवांशिकता में वे सभी लक्षण आ जाते हैं जो बच्चे के जन्म के पूर्व गर्भ धारण करते समय या जन्म से 9 माह पूर्व गर्भ धारण के समय व्याप्त होते हैं। मतलब इनका सीधे सीधे करना था कि जो माता पिता से हमें डीएनए प्राप्त होता है, उस डीएनए में एक तो माता का और एक पिता का हमें प्राप्त होता है, और जो माता पिता में लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, चाहे वह लंबाई से संबंधित हो और चाहे स्वभाव से संबंधित हो और चाहे उनकी आईक्यू से संबंधित हो, वो सारे के सारे अनुवांशिक होते हैं। इसलिए उस पर अन्न का प्रभाव वाजिब नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमें सब कुछ कहाँ से प्राप्त हो गया, माता पिता से। लेकिन यही वुडवर्थ जब अध्ययन पूरा करते हैं तो लास्ट में 1956 में अपनी डेफिनेशन बदल लेते हैं। क्या कहते हैं कि ये तो ठीक है, बात तो सही है कि अनुवांशिकता में वे सभी लक्षण आ जाते हैं जो बच्चे को गर्भ धारण करते समय माता पिता से प्राप्त होते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन इन्होंने प्रभाव किसका दे दिया, बोले तो उसका अनुवांशिकता का ज़्यादा प्रभाव रहेगा और वातावरण का कम रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन बाद में जब वातावरण वालों ने अपनी दलील पेश की कि भाई ऐसे ऐसे होता है, बहुत सारे, जिसमें हमारे वाटसन महोदय सबसे आगे हैं, ठीक है ना, तो इन्होंने बाद में कहा कि अनुवांशिकता या विकास को प्रभावित करने में वातावरण और अनुवांशिकता दोनों का पेचीदा प्रभाव पड़ता है। ये उनका शब्द है पेचीदा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कैसा पेचीदा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हम वातावरण और अनुवांशिकता के गुणों को अलग अलग करके नहीं देख सकते। मतलब इतना घनिष्ठ संबंध है दोनों का कि आप उनमें से छांट नहीं पाओगे कि ये इसे माता पिता से प्राप्त हुए और ये वातावरण से प्राप्त हुए। तो पेचीदा प्रभाव की बात की किसने, वॉटसन ने नहीं, वुडवर्थ ने लास्ट में। वॉटसन तो एक ही बात रटता था कि अनुवांशिकता से हमें कुछ नहीं लेना देना है, अनुवांशिकता का कोई प्रभाव विकास में पड़ता ही नहीं है। वो तो इतना तक कह दिए थे कि तुम मुझे
1 दर्जन बच्चे दो, मैं तुम्हें डॉक्टर, नेता, वकील, कलाकार, यहां तक जो तुम चाहो वह बना सकता हूं, चाहे उनकी अनुवांशिकता कुछ भी रही हो। मतलब इन्होंने बिल्कुल नकार दिया अनुवांशिकता को, ठीक है ना। लेकिन जब न्यूमैन, फ्रीमैन, गैसेल, थॉमसन जो बिल्कुल वातावरण पर लगे हुए थे, इनके प्रभाव और इफेक्ट उनको दिखाए, अलग अलग परिणाम दिखाए, तब जाके वॉटसन शांत हुआ कि हाँ कुछ तो है। जैसे सबसे अच्छा एक उदाहरण मिलता है कि अगर क्लास में सभी बच्चों को एक ही अध्यापक पढ़ा रहा है तो उन सभी के एक जैसे नंबर क्यों नहीं आ जाते। और इसका सबसे अधिक जो प्रभाव देखा गया पोस्ट बच्चों पर। पोस्ट बच्चे जानते हैं ना, जिन्हें जैसे हॉस्टलर होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक साथ रहकर खाना पीना रहना उनका एक जैसा चलता है, एक जैसा खाना मिल रहा है, एक जैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, पोषण भी है, टीचर भी एक ही है, लेकिन उनके रिजल्ट में विविधता होती है कि नहीं होती, कि सभी के 100 में 100 आ गए, यह सबके 50 ही 50 आए, किसी के 30, 50, 90, 100, 95 अलग अलग होते हैं ना। उसका कारण क्या है भाई? सभी की कैचिंग पावर एक जैसी नहीं, अलग अलग है। जब अलग अलग है तो फिर कैसे आएगा? किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को 2 बार में समझ में आता है, किसी को 10 बार में समझ में आता है, किसी को समझ में ही नहीं आता है। ऐसा हो जाता है ना। तो उनके लिए अलग अलग, उनकी अलग अलग आईक्यू थी, और वो आईक्यू किस पे आधारित थी? वो तो वातावरण से प्राप्त नहीं हुई है ना, वह तो हमें डीएनए से प्राप्त हुई थी ना, माता पिता से। तो जैसे माता पिता ने हमें आईक्यू दी है, हम वैसे ही तो होंगे, सीधी सी बात। अगर पिताजी कहें कि बिल्कुल बेवकूफ है तो बोलिएगा इसमें हमारी क्या गलती है? समझ गए ना, क्योंकि ये तो हमें उन्हीं से प्राप्त हुई है। वो प्रत्यागमन है। प्रत्यागमन का सिद्धांत मिलेगा सोरेनसन का। वो कहते हैं, एक क्वेश्चन बना है कि अपने माता पिता से विपरीत लक्षणों का आना निम्न में से कौन से सिद्धांत का अनुगमन करता है? तो ये क्या है? प्रत्यागमन। इसकी बात करेंगे, अभी बाद में रखेंगे, ठीक है। पहले लिखते हैं आनुवांशिकता से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, जैसे पीटरसन है, वुडवर्थ है, गैसेल है, ये सब क्या कह रहे हैं पहले उनको देखेंगे, ठीक है ना। और ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम भी इधर ही आएंगे। कभी कभी बच्चों में आनुवांशिकता में डबल एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, कभी एक्स डबल वाई होते हैं। तो ये सब इन सब से क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी भी हम यहीं पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हेडिंग डाले होंगे आप, आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव विकास में, है ना। लिखिएगा, सबसे पहले लिखें आनुवांशिकता से संबंधित प्रभाव एवं परिभाषाएं। हाँ, कर देता हूं भैया। क्या है ना, जॉन डीवी कह मरा था ना, शिक्षक समाज का सेवक है, तो सेवा करनी पड़ेगी, है ना। ये तो चल रहे हैं ना इसे, हाँ ठीक है। तो क्लियर? इसमें लिखेंगे सबसे पहले वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार, वो इंग्लिश मीडियम कहाँ गई हमारी? अच्छा, शादी में गई है। है ना, क्या नाम उसका? संध्या। लिखें वुडवर्थ के अनुसार, इसमें लिखें
वंशानुक्रम में वे सभी लक्षण या गुण आ जाते हैं, वंशानुक्रम में वे सभी लक्षण या गुण आ जाते हैं जो बालक को गर्भावस्था में जन्म से 9 माह पूर्व अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। दूसरा लिखिए, पीटरसन के अनुसार लिखें, किसी भी व्यक्ति के बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, बोलो क्या लिखे हैं? वंशानुक्रम में वे सभी संरचनाएं, विशेषताएं, क्रियाएं अथवा क्षमताएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें वह माता पिता अन्य पूर्वजों अथवा प्रजाति से ग्रहण करता है। ठीक है, अब रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार बाहर लिखा है ना, बेनेडिक्ट के अनुसार, लेकिन वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का समूह है। फिर आते हैं अपने बीएन झा, इनको तो जानते होंगे सभी। इनका एक कथन है बीएन झा का, लिखें, हमारी आनुवंशिकता या वंशानुक्रम
अनुवांशिकता या वंशानुक्रम जन्मजात विशेषताओं का जन्मजात विशेषताओं का योग है। जन्मजात विशेषताओं का योग है मतलब जो हमें आनुवंशिकता में जो भी गुण होते हैं वह सभी क्या है, मतलब जो हमारे वुडवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट लिखिएगा डिंकमेयर के अनुसार लिखें वंशानुक्रम वे कारक होते हैं जो जन्म के समय से ही बालकों में पाए जाते हैं। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती हैं। यहाँ मौलिक जो गुण हैं, स्वभाव जिसमें हमारा चलना, बोलना, बात करने का लहजा, ये सारे जो हमें प्राप्त होते हैं, आप कैसे ही वातावरण में रहें, लेकिन लोग बता देते हैं ये उसका लड़का हो सकता है। क्यों? अगर जान पहचान है तो कि उसकी चाल ढाल, बात करने का तरीका अपने माता पिता जैसा होता है। अब ये बताओ किसके पिता माता पिता अपने पिता जैसा चलना सिखाते हैं? नहीं ना, केवल चलना सिखाते हैं और वो लहजा उसमें स्वतः आ जाता है जैसा पिता चलते थे, या बात करने का जो गुण था। ऐसा कई जगह आपने मूवी में भी देखा होगा, और हम तो सामाजिक प्राणी हैं, समाज में तो देखते ही रहते। वो कहते हैं जैसा बाप वैसे ही उसका लड़का है, एक कमती नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, माता पिता को छोड़कर सीधे दादाजी के गुण अवतरित हो जाते हैं, तो कहते हैं बाप पर नहीं, अपने दादा के स्वभाव पे गया है। ऐसा भी होता है। एक यूपी के आपने राजा भैया का नाम सुना होगा। उनके पिताजी बहुत ही सीधे शांत स्वभाव के और उनके दादाजी खतरनाक रहे। तो पिताजी राजनीति में कूदते, इसके पहले दादा से सीधी हेरिडिटी प्राप्त कर ली इन्होंने। बोले अब तुम बैठो, हम देख लेंगे। 17 साल की उम्र में लगभग 22 या 23 मर्डर थे उनके नाम से, और यही प्रवृत्ति थी उनके दादा की, खूंखार वाली। लेकिन राजा भैया को पूरे गांव जो जितनी जगह है ना,
अपने मालिक की तरह पूजते हैं। अगर किसी गरीब के घर में बेटी की शादी है ना, तो वो नहीं कर रहा है, पूरा राजा भैया कर रहे हैं। मतलब जैसा जनता को चाहिए ना, राजा होता है ना जैसा, वैसे सारे लक्षण हैं, लेकिन गद्दारी सहन नहीं है। अगर हो गया तो फिर उनके घर में ही ग्राउंड है जो, उसमें बहुत बड़ा वो है तालाब, और मगरमच्छ पले हैं, जिंदा ही फेंक देते हैं। और यही हुआ था अभी। चलिए, बीएन झा, डिंक मेयर का हो गया था, बीएन झा का हो गया था। क्या लिख रहे थे? जेम्स ड्रेवर। नेक्स्ट, जेम्स ड्रेवर के अनुसार इसमें लिखें, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। अब लिखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल लिखें, इन्हें आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। इनके अनुसार आनुवांशिकता में वे सभी गुण आ जाते हैं जो संतति जान रहे हैं ना, ये कहलाता है ऑफ स्प्रिंग या बच्चे, ठीक है ना। संतति संतान से बना हुआ शब्द है। ऑफ स्प्रिंग इन्होंने टर्म यूज किया है अपनी साइंस में, जो अपनी भाषा है उसके में। ऑफ स्प्रिंग मतलब होते हैं बच्चे, ठीक है ना। क्या लिखे हैं? अब गया, फिर पूरा बोलो शुरू से, 1 मिनट रुको। में वे सभी गुण आ जाते हैं जो संतति को डीएनए के माध्यम से कोष्टक में जीन द्वारा, कभी कभी जीन को देखो ये लिखा गया है पैतृक, ठीक है ना। तो ये क्या है? इसमें जीन है। और जीन क्या है? जीन जान रहे हैं ना, ये क्या है अपना धागे नुमा संरचना? डीएनए। और डीएनए पे उपस्थित बहुत सारे इस प्रकार के कण व्याप्त होते हैं, छोटे छोटे
ये दो डीएनए है, एक हमें माता से प्राप्त होता है, एक पिता से प्राप्त होता है। और ये जो लगे हैं ना, ये है जीन। और ये जीन जो है, ये क्या, इनका मुख्य कार्य क्या है? यही आनुवांशिक पदार्थ या गुणों को ले जाने वाले पदार्थ होते हैं। जो हमारे आनुवांशिक गुण हैं, ये इन्हीं के माध्यम से आए हैं। इनमें कोई लंबाई का है, कोई हमारी शारीरिक बनावट के लिए है, कोई हमारे रंग के लिए है, कोई बालों के लिए है, कोई कान की लंबाई के लिए है। ठीक है ना? ये पूरे के पूरे जितने ये डॉट हैं, ये जीन के रूप में, पैतृक के रूप में कहलाते हैं, माने जाते हैं। और ये चूंकि वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक नहीं, तो वो अपनी साइंस की भाषा में उसे जीन के रूप में बता रहे हैं। ठीक है ना? अब बताओ फिर से। इन्होंने कहा संतति बच्चे को डीएनए के माध्यम से जीन द्वारा प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। इन गुणों में माता और पिता दोनों के गुणों को सम्मिलित किया जाता है। दोनों को सम्मिलित किया जाता है। अब इनसे संबंधित और कुछ तथ्य हैं, वो भी यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना? दूसरी लाइन में लिखें, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, नेक्स्ट पॉइंट करते जाएंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता को बताने के लिए मटर के पौधे पर मटर के पौधे, वैज्ञानिक नाम जरूर लिख लेना, क्योंकि सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन था कि निम्न में से किस पौधे पर प्रयोग किए, उसमें मटर का कहीं जिक्र नहीं था। तो पाइसम स्टाइबम, आनुवांशिकता को बताने के लिए मटर के पौधे या पाइसम स्टाइबम पर प्रयोग किए। गार्डन पी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना? गार्डन पी लिखा होगा ना तो भी चलेगा, गार्डन पी, मटर या पाइसम स्टाइबम पर किए। अच्छा, मटर का पौधा ही क्यों चुना? नीम का चुन लेते, आम का चुन लेते, सबसे कम समय में परिपक्व हो जाता है। और 1 वर्ष नहीं लगता है, मात्र 60-65 दिन में मटर आ जाती है। ठीक है ना? हाँ। और इसमें क्या बोलते हैं, आम ले लेते तो फिर क्या होता, ग्रेगर जॉन मेंडल मर जाते और इसके बाद भी उनकी आनुवांशिकता के नियम प्रकाशित नहीं हो पाते, क्योंकि आम को परिपक्व होने में टाइम लगता है। फिर उनके आगे की पीढ़ी, फिर उनके आगे की पीढ़ी प्रॉब्लम में आ जाते। और ये तो क्या हुआ था, अरे ये पूरा डाल के चल दिया क्या? जितना कमांड देके चल दिया वो पूरे कर दिया। क्या लिख लिया बताओ तो? मटर के पौधे पर प्रयोग किया। दूसरी लाइन में
इन्होंने आनुवांशिकता को सिद्ध करने के लिए तीन नियम प्रतिपादित किए। इसमें भी आता है, उसमें भी आता है। ग्रेगर जॉन मेंडल का अध्ययन बहुत, हमारे यहाँ मनोवैज्ञानिक में आएंगे गाल्टन, ठीक है ना। गाल्टन का नाम तो जान रहे हैं ना। डाल्टन अलग थे, वो केमिस्ट्री वाले, परमाणुवाद दिया था वो डाल्टन थे। और यहाँ मनोविज्ञान में अगर कहा जाए आनुवांशिकता की सबसे ज़्यादा अध्ययन या डीप स्टडी अगर किसी ने की है वो तो वो की थी गाल्टन ने, ठीक है ना। एक हमारे सोरेनसन, ये बहुत ज़्यादा आनुवांशिकता में घुसे रहे हैं शुरू से लास्ट तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनके नियम पढ़ना है, लेकिन इनके नियम पूरे हमारे लिए जरूरी नहीं है, 2 नियम जरूरी है। हालांकि तीनों में समझा देता हूँ, लेकिन मानव में 2 ही काम करेंगे, तीसरा नहीं, ठीक है ना। पहला इन्होंने नियम दिया था, कौन सा? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। दूसरा दिया था पृथक्करण का नियम। और तीसरा दिया था, याद है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, लेकिन ये 2 काफी मायने में चल सकता है, ठीक है ना। पहला है पृथक प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? और समझा दूं कि लिखा दूं? अभी समझ लेते हैं, दिखाता हूं फिर आगे। प्रभाविता का नियम कहता है, इन्होंने सबसे पहले तो एक लंबा, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना मटर का पौधा लिया। पौधे जब बड़े हो गए, पुष्प आए, पुष्प पे क्या होता है? एक पराग कण होते हैं, राइट। अब उन पराग कणों के माध्यम से क्या होता है? परागण की क्रिया होती है। परागण जान रहे हैं ना, पॉलिनेशन। अब ये परागण मतलब पराग कण का पुष्प की वर्तिकाग्र या स्टाइल तक पहुंचना परागण है, राइट। परागण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण और एक पर परागण। लेकिन ये था क्या? कृत्रिम परागण। ग्रेगर जॉन मेंडल का ये पूर्णतः क्या है? कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब इन्होंने पराग कण एक के पूरे निकाले, दूसरे लंबे वाले के भी निकाले, फिर बोने के लंबे पर और लंबे के बोने पर पराग कणों का क्या किया? फर्टिलाइजेशन किया, ठीक। अब जब चूंकि एक ही प्रजाति के थे तो परागण हो जाएगा, अलग प्रजाति के होते तो परागण नहीं होता, मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जो उन पे वो होता है ना पराग कण, मेल गैमीट्स कहलाता है, वो जाके वर्तिकाग्र पर जब बैठता है तो उसमें से एक पराग ट्यूब निकलती है, पराग नलिका, और वह क्या होती है? पुष्प की के अंडाशय तक पहुंचती है। अगर एक ही जाति के हैं तो विकसित होगा, अलग जाति के हैं तो वो विकसित नहीं होता है और वो सूख जाएगा। तो इन्होंने जब संकरण कराया, क्रॉस कराया, तो हुआ वही कि भाई बीज प्राप्त हो गए, इनको फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब बीज बनेगा ना। जबरदस्ती बन रहा है अभी, देखो मैं बता रहा हूं। ये वर्तिकाग्र है, ये है वर्तिकाग्र, ये है अंडाशय। ये तो जान रहे हैं ना मैथ्स वाले? नहीं, मैथ्स वालों से पूछना है, साइंस वाले तो जान ही रहे। मैथ वाले हैं ना ये सब। तो ये क्या कहलाता है? पुष्पासन। इस पे पुष्प रखा होता है, ये कहलाता है अंडाशय, ठीक है।
और ये पूरा पार्ट जो है ये फीमेल पार्ट होता है, याद कर लो। ये क्या है? फीमेल पार्ट, इसे कहते हैं अब तो साइंस वाले बताओ, पूरा जायांग गाइनोसियम, और एक होता है मेल का एंड्रोसियम। ठीक, इसमें से कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें दोनों होते हैं, मतलब मेल और फीमेल, और एक होते हैं अलग अलग भी होते हैं। यहां पे आप देखो, यहां पे एक इस प्रकार का ये परागकोश बना रहा हूं, ये है, इसमें पराग कण भरे होते हैं, और ये पराग कण जब परिपक्व हो जाते हैं इस प्रकार से, तो ये कहां पहुंचते हैं? इसका पहला भाग स्टाइल, मतलब ये है आपकी वर्तिका, ये वर्तिका ग्रोरे अंडाशय यहां पहुंचेगा। यहां से इसमें क्या होता है? ये पराग ट्यूब बनती है, और यहां पे होती है इनकी ओवरी, जहां पे ये फर्टिलाइज करती है। तो यहां से जो मेल गैमीट्स आता है, तो पहले तो इसकी कबर मतलब खोल, इसके सबसे पहले फर्टिलाइज होता है कहां पर? इसके ओवम की ऊपर की दीवार से। तो यहां एक जाए, इसमें से मेल गैमीट्स खत्म, तो इससे बनता है क्या? फल भित्ति। फल भित्ति मतलब फल के ऊपर का भाग। नहीं आ रहा है समझ में? अरे तो कोई बात नहीं, तो बता रहा हूं ना, ये याद हो वही जरूरी थोड़ी है, नया भी तो एब्जॉर्ब करना है। यहां से पहला गैमीट्स इसके साथ मिला, तो इसने क्या बना दिया? फल भित्ति बना दी। और फिर यहां से गैमीट्स अंदर जाके जो ये फीमेल गैमीट्स होते हैं उनसे फर्टिलाइजेशन होगा, और यहां से बनेगा क्या? बीज। इससे बना था फल भित्ति, और इससे बना अंदर बीज। ठीक है, जैसे आपने सेब खाया, तो सेब के ऊपर का भाग खाने लायक होता है, उसे भित्ति कहते हैं। हाँ, मतलब वही तो खाते हैं, और अंदर उसके बीज होता है ना, तो वो बीज जो है वो किससे बनेगा? बीजांड से। समझ गए? ऐसे ही मटर में होता है। मटर में क्या होता है? ऊपर फल्ली का कवर बनेगा, वो खाने लायक नहीं है, लेकिन उसका बीज खाते हैं। तो ऐसे फर्टिलाइज हुआ, और उन्होंने कुछ नए बीज प्राप्त हो गए। इन्होंने इसको फिर से क्या किया? ग्रो किया, उगाया। उगाने के बाद इनका आपस में फिर फर्टिलाइजेशन कराया, तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे पौधे कैसे हैं? लंबे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने पहले फर्टिलाइजेशन कराया, बीज बना, बीज सूखने के बाद पुनः बोएंगे ना, फिर से बो दिया, फिर ये ग्रो हुए, पौधे देखे, सारे के सारे पौधे कैसे हैं? यहाँ पर लंबे हैं, जबकि इनके बीच में दो थे। क्या? एक था बोना और एक था लंबा, इनके बीच क्रॉस कराया था। तो यहां से इन्हें जो बीज प्राप्त हुए, उस पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में सारे पौधे लंबे। ग्रेगर जॉन मेंडल भारी खुश, मजा आ गया, पीढ़ी ही बदल गई। मतलब कि बोनेपन का गुण खत्म, सब लंबे। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि ऐसे मानव में भी किया जा सकता है। बोने और लंबों के बीच में क्रॉस कराया जाए, शादी करा दे, बच्चे सारे लंबे। ये सिद्ध करके बैठ गए, अब तो सब सही हो जाएंगे। फिर इन्होंने क्या किया? इन पौधों में क्या हुआ? आपस में क्रॉस कराया था ना, इनसे फिर से नए बीज प्राप्त होंगे। इनसे नए बीज जो प्राप्त हुए वो फिर बो दिए, मतलब सेकेंड पीढ़ी आ गई ना। सेकेंड जनरेशन में इन्होंने देखा एक तो लंबा है, एक बोना है, लंबा है, बोना है। ये देख के ग्रेगर जॉन मेंडल फिर उदास, ये क्या हो गया? एक बार में नियम प्रतिपादित नहीं होता है। उन्होंने कई बार इसके प्रयोग किए, वही फिर से, तब उन्होंने पहला नियम दिया, क्या? प्रभाविता का नियम। और क्या कहा कि प्रभाविता में वे गुण आते हैं जो प्रभावी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन गुणों का विनाश हो गया, वो नष्ट हो गए। दूसरे जो गुण होते हैं अप्रभावी, वो क्या होते हैं? छिपे रहते हैं।
लेकिन अनुकूलित वातावरण पाने पर या परिस्थितियां जब अनुकूलित हों तो वह गुण भी उभर कर आ जाते हैं। और फिर इन्होंने तीसरी पीढ़ी में इनसे प्राप्त जो बीज थे उनको ऐसे ही बो दिया, धीरे धीरे करके वो स्वतंत्र अपने आप अपने मूल गुणों को प्राप्त होने लगे। तो दिया था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, पृथक्करण का ये हो गया ना, प्रभाविता का ये हो गया, और पृथक्करण ये हो गया, और स्वतंत्र व्यूहन आगे जाके खुद अपने आप अपने मूल गुणों को प्राप्त होते जाएंगे। ये वाला ये ऐसे समझो, एक अपने पास है शुद्ध बोना, ये क्या है, जीन है, राइट। ये काय के जीन है, लंबाई के। अभी फूल के रंग की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसमें केवल लंबाई के गुण को ले लिया। ये है शुद्ध लंबा, एक है शुद्ध बोना। इनका जो है ये जोड़े में ऐसे होंगे स्मॉल। जब ये अलग इनका संकरण कराते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं। इनका देखो संकरण हुआ तो एक लंबा और एक बौना प्राप्त हुआ, और एक यहां पे भी इन्होंने वही देखा। यहां से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी ऐसे ही प्राप्त हुआ, इन दोनों का कराया तो ये भी इसी प्रकार से एक लंबा एक बौने के सब बन गए ना। ये कहलाई F1 जनरेशन फर्स्ट है। और इसमें सभी पौधे कैसे दिखाई दिए, सभी पौधे लंबे हो गए। तभी तो ग्रेगर जॉन मेंडल खुश हुए थे कि सब लंबे हैं, कोई मतलब नहीं, अब तो हो गया सब ठीक है। लेकिन गड़बड़ हो गई। यहां पे एक और यहां से जो हमारे बाल विकास में क्वेश्चन आता है वो आता है, एक जीनोटाइप होता है और एक होता है क्या, फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप आप समझ लेना, ध्यान रखना है। यहां से जीनोटाइप क्या है, जो जीन के द्वारा दिखाई दे रहे हैं या जीन के परिवर्तन के कारण हमें गुण दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, जीनोटाइप। और यहां से आता है क्या क्वेश्चन बनता है, बालक की आंखों का रंग रूप निम्न में से कौन सा गुण है या किस गुण को दर्शाता है, उसका जीनोटाइप या फिनोटाइप, ठीक है ना। लेकिन अगर क्या बोलते हैं, ऊपर से जो आकृति दिख रही है, रूप रंग वातावरण के प्रभाव से, वो सब क्या हो जाएगा, जीन के माध्यम से देखा कि ये लंबा है, लंबाई का गुण प्राप्त हुआ है, वो जीनोटाइप है। आंख का रंग हमें माता पिता से प्राप्त हुआ है, देखने पर तो वो फिनोटाइप है, ऊपर से दिखाई दे रहा है जो, वो सारे गुण फिनोटाइपिक होते हैं, लेकिन उनका कारण जीन हो सकता है, समझ गए ना। और जो जीन के आधार पर गुण होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, जीनोटाइपिक। नहीं हुआ कॉन्सेप्ट। फिनोटाइप मतलब ऐसे देख लो, फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से पेट बड़ा हुआ है या बौना है या लंबा है, जो भी आपको दिख रहा है फिनोटाइप है। रूप है, रंग है, ये सारा फिनोटाइप है, ठीक। हाँ बता रहा हूं ना, ऊपर से दिख रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है, वातावरण या जीन। वातावरण से आपका रंग काला गोरा हो सकता है। आप अभी चले जाओ वहां पे क्या बोलते हैं, नैनीताल, मजा आ जाएगा। अच्छे अच्छे काले भी अच्छे लगने लगते हैं, सुंदर, क्योंकि वहां जो हमारा मेलेनिन पिगमेंट है ठंड के कारण अंदर की ओर चला जाता है। और गर्मी जितना ज्यादा होगी, सूर्य की किरणें जहां ज्यादा होगी, वहां मेलेनिन पिगमेंट क्या होता है, ऊपर आता है, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से। तो वहां हमारा रंग जो होता है वो डार्क होने लगता है, काला पड़ जाता है, ठीक है। तो ये दिखना तो क्या हो गया, फिनोटाइप, लेकिन कुछ क्या है, वातावरण से प्राप्त है। जैसे खाए पिए मोटे हो गए, पेट बढ़ गया, काला पड़ गए, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, फिनोटाइप। या क्या बोलते हैं, लूला है, लंगड़ा है,
कोई प्रॉब्लम है, दिव्यांग वाला, ये क्या है? फिनोटाइप दिख रहा है ना। लेकिन उसे क्या दिव्यांगता का गुण जीन से प्राप्त होगा? नहीं ना। तो वो क्या कहलाएगा? फिनोटाइप ना। जीन से जो प्राप्त होगा, जैसे हमने कहा आंख का रंग, वो तो फिनोटाइप है ना, जीन से थोड़ी हमें कुपोषण मिलता है। जीन नहीं देता है, जीन हमारी लंबाई बताएगा, जीन बोनोटाइप बताएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये सब देखने में क्या है? देखने में सभी लंबे हैं, तो हम इसे कहेंगे जीनोटाइप इनका क्या है? हाइब्रिड। जीनोटाइप क्या है? हाइब्रिड। जबकि फिनोटाइप क्या है? ये लॉन्ग। अब बात समझ में आई? बाहर से देखने पर सब लंबे हैं, लेकिन जीन उनमें एक एक क्या है? बोनेपन का है, शुद्ध का नहीं है ना। इसीलिए तो इनका सेकेंड पीढ़ी के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने सेकेंड पीढ़ी में पुनः जब संकरण कराया तो देखो कैसे प्राप्त हुए। अब क्लियर हो जाएंगी चीजें, जो शक बनी हुई है ना वो खत्म हो गई। अब ये देखिएगा, यहां पे देखने में, अब यहां देखेंगे जीनोटाइप, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक दोनों करेक्ट है। यहां जीन में शुद्ध लंबा कितना है? शुद्ध बोना। अगर इसको 100% मान लें, पूरे को 100% मान लें, तो जीनोटाइपिक हमने कहा, जीनोटाइपिक लॉन्ग जो है वो कितने परसेंट हो गया? जीनोटाइपिक लंबे, लॉन्ग, केवल यही तो है शुद्ध। ये तो फिनोटाइपिक लंबे हैं, लेकिन ये जीनोटाइपिक लंबे कहां है? जीनोटाइपिक रूप से कैसे है? हाइब्रिड है। शुद्ध ये है, जीनोटाइपिक अगर लंबाई में देखें तो 25%, और यहां पे फिनोटाइपिक फिनोटाइपिक अगर लंबाई वाले देखें लॉन्ग, तो अब बताओ, अब अलग हो जाएगा 75। ये तो देखो 25-25, ये तो शुद्ध लंबा है, और ये ऊपर से देखने में लंबा है लेकिन अंदर से लंबा नहीं है। अंदर उसमें एक गुण किसका है? बोनेपन का। अब बात समझ में आई भैया? ये हो गया 75% लॉन्ग। अब इसमें जीनोटाइपिक अगर आप देखेंगे, बोना या इसे ड्वार्फ, तो ये कितना हो जाएगा? 25% शुद्ध है। बात क्लियर होगी ना? तो ऐसे ही जो हमारे गुण होते हैं, हालांकि ये सारा का सारा किस पर है? पौधों पर प्राप्त है, लेकिन कुछ मायने में क्योंकि जीन तो हमारे अंदर भी है, उन पर भी लागू होता है। तो उनके कुछ गुण, अभी उन पे चर्चा लंबा अलग करेंगे। बात समझ में आई? तो यहां पे अगर पूछा जाए कितने परसेंट शुद्ध लंबे, शुद्ध बोने, अगर कहा जाए हाइब्रिड कितने हैं? हाइब्रिड 50% हाइब्रिड है, केवल ये और ये। अगर फिनोटाइपिक लंबाई में देखे जाए तो सब कितने? 3, मतलब 75। अब यहां देखो, यहां पे सारे के सारे आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? बाहर से लंबे दिखाई दे रहे हैं ना। फिनोटाइपिक क्या है भाई? लंबे नहीं है। अगर हाइब्रिड जब देखेंगे, जब जीन के माध्यम से हम इसकी स्टडी करेंगे, मैं लंबा हूं या बोना हूं, ये कौन पता कर सकता है? जीनोटाइपिक। तो जीन स्टडी करनी पड़ेगी ना। ऊपर से तो हमें पौधा लंबा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये क्या है? हाइब्रिड है। इसमें एक गुण किसका? बोनेपन का छिपा हुआ है। अब क्लियर हुई बातें कि नहीं? अगर इनके
शुद्धता के गुण देखें तो इनमें केवल ये ऊपर वाले थे, नीचे नहीं आए। और नेक्स्ट पीढ़ी में पृथक होने लगे, अगली में पृथक जो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है उसमें सब सेग्रेशन, मतलब ये अलग अलग हो जाएंगे। अब बात समझ में आई? इन सिद्धांतों को लेकर कुछ बातें आई सामने, ग्रेगर जॉन मेंडल के सिद्धांतों से कुछ बातें सामने आई जो कि मानव पर भी अप्लाई होती हैं, मतलब प्रत्येक जीव पर अप्लाई होती है अगर डीएनए है तो। क्लियर? पहला, यहां पे जो जीनोटाइपिक कैरेक्टर होते हैं या गुण होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार के ऐसे गुणसूत्र होते हैं। एक होते हैं जो आपकी बॉडी, पूरी बॉडी को बनाने के लिए होते हैं, और एक होते हैं जिन्हें लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। राइट? मतलब एक सोमेटिक होते हैं, मतलब जो काया के लिए, बॉडी के लिए, तो बॉडी के लिए दोनों में, मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं। टोटल गुणसूत्र मानव के अगर बात करें तो कितना? टोटल गुणसूत्र है 46, लेकिन ये कैसे हैं? 23, मतलब ये क्या हो गए? पेयर में, जोड़े में। ठीक है, इन 23 जोड़ों में 22 जो हैं वह कैसे हैं? समान हैं, लेकिन 23वां जोड़ा जो है वह क्या है? असमान है। मानव में देखा जाए तो ये तो सब में एक जैसा है, रंग के लिए, रूप के लिए, लंबाई के लिए, आंख के लिए, कान के लिए, पूरी बॉडी के लिए, बाल के लिए, ये सब। लेकिन 23वां ये निर्धारित करेगा, ये दो प्रकार का हो गया, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। मेल के लिए जो है वह क्या है? एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल में जो होते हैं वह एक्स क्रोमोसोम के द्वारा निर्धारित होता है। अब क्लियर हुआ? तो 23वां जोड़ा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लिंग निर्धारक गुणसूत्र। बाकी सब एक जैसे हैं, ये केवल लिंग निर्धारण करता है। ठीक, इसी से डिसाइड होता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। और यहीं से एक और चीज उभर के आती है, इसी में चैप्टर में पढ़ लेंगे या आगे नहीं, इसी में पढ़ना पड़ेगा। इसी में आता है कि ये वर्णांधता, जानते हैं ना? हाँ, वाले पुरुष की शादी एक सामान्य महिला से होती है, या एक गंजे पुरुष की शादी सामान्य महिला से होती है, या कहेगा कि एक एक्स संलग्न रोग से पीड़ित महिला की शादी सामान्य पुरुष से होती है। तो बताइए उनकी संतानें कितनी, मतलब शुद्ध, मतलब बिना रोग की, मतलब स्वस्थ, कितनी रोगी और कितनी वाहक होंगी। ठीक है ना? जैसे एस संलग्न होता है, एक वाई संलग्न होता है, तो इसमें जो लेडीज होती हैं या फीमेल होती हैं वह सबसे ज्यादा क्या होती हैं? कैरियर होती हैं, वाहक होती हैं। इनमें जो रोग होते हैं वो दिखाई नहीं देते, लेकिन ये हमारी पीढ़ी में स्थानांतरित करके चल देते हैं। समझ रहे ना? छुपा रुस्तम, इनका पता नहीं चल सकता है, बाद में पता चलता है जब किसी पीढ़ी में उभर के आते हैं। कारण क्या है? देखिएगा, यहां पे अगर x और y है और एक x और x है, s यहां पे x अगर एक खराब है, मान लेते हैं एक, सपोज इनके पास दो गुणसूत्र हैं x और x वाले, अगर ये वाला भाग खराब है तो ये वाला काम कर जाएगा कि नहीं? अरे दो पेन हैं आपके पास, एक पेन अगर बंद होता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे पेन से काम कर लोगे ना। और अगर एक ही पेन है वही खराब हो जाए तो आप तुरंत हाथ खड़े कर दोगे, भाई अब नहीं लिख सकते, आगे प्रॉब्लम है। वही होता है इनके साथ कि अगर हम यहां पे देखें,
ये एक्स वाई है, मतलब ये क्या है, स्वस्थ पुरुष है, स्वस्थ। और ये क्या है, हाँ, ये क्या है, अगर एक पे बना है ना तो ये क्या हो जाएगी, वाहक। ये दिखाई नहीं देगा, क्यों, एक एक्स ही तो खराब है, दूसरा तो सही है, तो ये वाहक है। इसमें अगर मान लेते हैं कोई गंजेपन का गुण है, बाल ना हो, तो ये वाला तो है, ये काम कर जाएगा। तो ऐसे में अगर इनकी शादी होती है तो यहां देखो, एक इसमें डिसीज वाला, एक स्वस्थ, इनका क्रॉस कराया, यहां एक्स और दूसरा एक्स प्राप्त होगा। देखो ये वाला, एक ए एक्स और ए एक्स, ये दोनों क्या है, स्वस्थ है, एक्स और बाय, एक्स बाय, और इसमें एक्स वाई। अब यहां देखिएगा आप, ये क्या हो जाएगी, वाहक ना, इसमें रोग तो है, लेकिन ये उसमें फीमेल में स्पष्ट नहीं होगा, दिखाई कभी नहीं देगा। बात समझ में आ रही ना, इसको जबरदस्ती हो रही है, नहीं आ रही ना भैया, पीछे है, ठीक है ना। ये क्या है, बिल्कुल पूर्णतः, और ये क्या है, इसके पास तो एक ही एक्स था ना ले दे के, और वो ही मिला कैसा, डिफेक्टेड। अब तो ये निश्चित ही रोगी होना है, क्योंकि वाई वाला थोड़ी इसका काम चला देगा। और यहां क्या है, ये क्या हो जाएगा, तो यहां पे अगर आप देखेंगे पूछे जाएगा, कंडीशन क्या दी जाएगी, एक स्वस्थ पुरुष की शादी एक एक्स संलग्न रोग से पीड़ित वाहक महिला से हो जाती है, तो उनकी संतानें कितनी % रोगी, कितनी वाहक, कितनी स्वस्थ होंगी। तो अगर इसमें से वाहक पूछें तो अब क्लियर हो रहा है, स्वस्थ कितने, और रोगी कितने हैं। अब इसमें से कोई एक डिजिट पूछ सकता है, लेकिन आपको ये पता हो तब बनेगा। नहीं नहीं नहीं, वाहक में रोग दिखेगा नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे, आप तो कहोगे बिल्कुल स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। रोगी दिखने लगे, जो गुण दिख जाए, इसीलिए तो कहते हैं ये सब छुपा रुस्तम होता है। अगली पीढ़ी में अगर कहीं पर एक क्या बोलते हैं, इसी प्रकार की कंडीशन बन गई, तो वो रोगी दर्शा भी सकता है, और हो सकता कई पीढ़ियों तक ले जाए, पता ही नहीं चलने वाला है। हाँ ठीक है ना, तो ऐसे ही होते हैं वाय संलग्न कुछ रोग, वाई गुणसूत्र से रिलेटेड, और कुछ होते हैं एक्स से रिलेटेड। तो एक्स वाले अधिकांश क्या होते हैं, वाहक होते हैं, जबकि वाई वाला वाहक नहीं होता है, उसमें पिता जैसे तुरंत गुण दिखाई देने लगेंगे अगर वो कोई डिसीज वाला है तो, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होने लगा, जिनके पास रुपए हैं वो करा सकते हैं जीनी इंजीनियरिंग, जीन इंजीनियरिंग, आप पढ़े होंगे बीएससी वगैरह में, एक टॉपिक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आगे बीएससी वाले में भी आ गया, और पूरा इंजीनियरिंग वाले में तो एक पूरा थीसिस बन जाती किताब, अलग ही है। तो उसमें क्या होता है, डीएनए पर जीन को सुधारा जा सकता है, ठीक, मतलब सही किया जा सकता है, हाँ। लेकिन मेन चीज क्या है, ये सारी की सारी चीजों पर बैन लगा दिया गया है कि ये उचित नहीं है। मतलब आप इससे फिर बहुत सारी चीजें भी अलग करा सकते हैं, जैसे एक होता है ना सोनोग्राफी, भ्रूण जांच, क्या है, अपराध है, लेकिन भ्रूण जांच होती है कि नहीं होती, अरे भ्रूण जांच होती है, बैन है लेकिन जांच होती है, अरे हर माह 9 माह तक लेडीज चेक कराने जाती है, भ्रूण कैसा है, विकसित कैसा हो रहा है, उसी मशीन से होता है, बस वो ये नहीं बताता मेल है कि फीमेल है, ये नहीं बताएगा। तो ये चीजें क्या होती हैं, जांच तो हो रही है,
लेकिन किसके लिए? सही काम के लिए। इंजीनियरिंग तो होगी, उसे सुधारा तो जाएगा, लेकिन आप कहें नहीं इसमें हाई आईक्यू वाले गुणसूत्र डालना है, उच्च क्वालिटी के, तो वो चीजें नहीं बदली जाएंगी। आप कहें हमारा बच्चा खूब लंबा हो, इसकी जीन इंजीनियरिंग कराते हैं, फिर हम इसका जाइगोट बना के आगे आगे कराएंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना? ओके, समय कितना हो गया है?